वंदना परेशान होते हुए पूछती है, पर हम उस चैटर्जी को ढूंढेंगे कहाँ पर? एक यही तो जगह है जो सुरक्षित है। इसके अलावा वो तारा को कहाँ पर लेकर जा सकता है? कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए बोल पड़ता है, तुम लोग ना कुछ का कुछ सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, चैटर्जी ऐसा नहीं कर सकता है। हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। चैटर्जी तारा को ले आएगा यहाँ पर। हमें बस कुछ देर और उन दोनों का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। युग गुस्से के साथ अभिमन्यु से कहता है, अभिमन्यु तू ना चुप ही रह। पता नहीं क्या हो गया तुझे। वर्चस्विनी जी ने इतना सब कुछ बताया हमें उस चैटर्जी के बारे में, फिर भी तू उसका ही साइड ले रहा है। मुझे तो लगता है कि उस काले साए ने भले ही चैटर्जी को अपने वश में किया हो या ना किया हो, पर उस चैटर्जी ने तो तुझे अपने वश में जरूर किया है। तभी तू अभी भी उसी का साइड ले रहा है, उसके हक में बोल रहा है। अभिमन्यु जानता था कि युग को कुछ भी समझाना मुश्किल है। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था, इसलिए अभिमन्यु मायूसी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसको इस तरह दबते हुए देख कायर के अंदर जो चैटर्जी के हक में बोलने की हिम्मत आई थी, वो भी चली गई थी। वो भी युग से कुछ नहीं कहता है और खामोश खड़ा रहता है। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, मेरी तारा पता नहीं कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। वो चैटर्जी क्या कर रहा होगा मेरी तारा के साथ। कछुआ वर्चस्विनी को सहूलियत देते हुए कहता है, रो मत वर्चू, हम तारा को ढूंढ लेंगे। हमारी तारा को कुछ नहीं होगा। वर्चस्विनी की आंखों में आंसू देखकर कछुए के अंदर गुस्सा भरने लग जाता है। कछुआ गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तारा को मेरी वर्चू से दूर करके उस चैटर्जी के बच्चे ने ठीक नहीं किया। मैं देख लूंगा उसे। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तारा को कहीं और लेकर जाने की। कछुए ने कह तो दिया था कि वो तारा को ढूंढेगा, पर वो भी सोच नहीं पा रहा था कि आखिर चैटर्जी तारा को झड़ने के सिवा किस जगह पर ले जा सकता है। सिर्फ कछुआ ही नहीं, बाकी सब भी इसका जरा भी नहीं सोच पा रहे थे। वर्चस्विनी तो बस रोए जा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। उसका गला बैठने लग गया था और आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। वर्चस्विनी रोते हुए फिर कहती है, तारा, तारा मेरी बच्ची। वर्चस्विनी तारा का नाम पुकारते हुए रो ही रही थी कि तभी एक बच्ची के पुकारने की तेज आवाज सुनाई देती है, मम्मा, मम्मा। जब वर्चस्विनी अपनी निगाहें सामने की तरफ करती है तो देखती है कि उसे मम्मा कहकर जिसने पुकारा था वो कोई और नहीं बल्कि तारा थी। तारा वहां पर आ चुकी थी और तारा के साथ वहां पर चैटर्जी भी मौजूद था। पर चैटर्जी के हाथ, सिर, चेहरे पर कई सारे चोट के निशान थे, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो किसी से लड़कर आ रहा था। उसके हाथ से तो अभी भी खून बह रहा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह खून से भीगी हुई थी, पर तारा के बदन पर खरोच का एक निशान तक नहीं था, न ही उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा था। तारा फिर वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए उसे पुकारती है, मम्मा। इतना कहकर तारा भागते हुए वर्चस्विनी के पास जाती है और सीधे जाकर उससे गले लिपट जाती है। वर्चस्विनी भी अपने दोनों हाथों से तारा को अपनी बाहों में भर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? तारा कहती है, हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। चैटर्जी भैया ने मुझे बचा लिया, वरना वो मुर्दे तो मुझे। इतना कहकर तारा खुद चुप हो जाती है। वर्चस्विनी से गले लिपटकर फिर से रोना शुरू कर देती है। चैटर्जी और तारा को वहां पर देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। युग और कछुए को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चैटर्जी तारा को लेकर वहां पर आ गया था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चैटर्जी तारा को लेकर वहां पर आ जाएगा। उन्हें तो यही लग रहा था कि वो तारा को लेकर कहीं और गया है। उनके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। युग को तो अभी भी यही लग रहा था कि चैटर्जी के तारा को वहां पर लाने के पीछे अभी भी कोई साजिश थी। चैटर्जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब युग और कछुआ शर्मिंदा होकर शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं, तो अभिमन्यु गुस्से के साथ उन दोनों को बारी बारी घूरते हुए कहता है, देख लिया, मैं कह रहा था ना चैटर्जी तारा को ले आएगा, पर तुम लोगों को तो बस शक ही करना है, अच्छे लोगों को बुरा बनाना है। माननी ही नहीं है मेरी बात, अपनी ही लगानी है। अभिमन्यु का ये लहजा सुनकर चैटर्जी समझ गया था कि वहां पर उसके आने से पहले कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था, पर वो खामोश खड़ा रहता है क्योंकि उसके बदन पर लगे जख्म अभी भी दर्द कर रहे थे। वो उस हालत में नहीं था कि कुछ भी बोल सके। यामिनी जान गई थी कि अगर युग ने अब कुछ भी अभिमन्यु से बोला तो मामला फिर से गर्म हो सकता है। वो लोग झगड़कर आपस में बट सकते हैं और यामिनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो उसी वक्त बात को बदलते हुए चैटर्जी से पूछ पड़ती है, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई चैटर्जी? तुम्हें पता भी है यहाँ पर हम लोग तुम्हारी और तारा की कितनी फिक्र कर रहे थे, कैसे कैसे मन में ख्याल आ रहे थे। चैटर्जी दर्द से कराहते हुए कहता है, मैं क्या करता यामिनी, तुम ही बताओ। मुर्दों की टोली ने हम पर हमला कर दिया था। अमोदिता हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहती है, क्या कहा? मुर्दों की टोली ने तुम पर हमला कर दिया था?
पर उस टोली से तो हम लोग लड़ रहे थे ना, फिर उन मुर्दों की टोली ने तुम पर और तारा पर कब हमला कर दिया? चटर्जी अमोदिता को अच्छे से समझाते हुए कहता है, मैं उस टोली की बात नहीं कर रहा हूँ अमोदिता, दूसरी टोली की बात कर रहा हूँ। जब तारा और मैं तुम लोगों के पास से निकले तो वहां से कुछ आगे ही एक मुर्दों की टोली मौजूद थी। मैं वापस पीछे तो जा नहीं सकता था, तो मैं उनसे लड़ने लग गया और जैसे तैसे उनसे लड़ते भागते छुपते यहाँ पर पहुंचा हूँ। इसी वजह से यहाँ आने में देर हो गई। कोई कुछ कहता उससे पहले ही तारा बोल पड़ती है, मम्मा, चटर्जी भैया ने मुझे बचा लिया, वरना वो मुर्दे तो मुझे लेकर जा रहे थे। पर चटर्जी भैया ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार गिराया, किसी मुर्दे को मुझे छूने तक नहीं दिया। पर मेरी जान बचाते बचाते उन्हें चोट भी लग गई। वर्चस्विनी कुछ नहीं बोल पाती है। वो खुद अपने कहे पर शर्मिंदा थी। उसे अंदर ही अंदर अपने आप से घिन महसूस हो रही थी कि वो कैसे चटर्जी के बारे में वो सब बातें सोच सकती है कि वो उसे कभी भी धोखा दे सकता है। चटर्जी ने उसके लिए कितना कुछ किया था। चटर्जी की चोटें और तारा को सही सलामत देखकर कछुए का गुस्सा भी शांत हो गया था। वो चटर्जी से कुछ बोल नहीं रहा था। चटर्जी फिर यामिनी से बोल पड़ता है, सिर्फ मैं जानता हूँ यामिनी, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ। मुझे तो बीच रास्ते में ये लगने लग गया था कि मैं यहाँ पर तारा को लेकर सुरक्षित पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। पर तुम लोगों से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तारा को दैवीय झरने के पास पहुंचा दूंगा, तो अपना किया वादा मैं कैसे तोड़ सकता था। चटर्जी बड़े ही आक्रोश भरे लहजे में कहता है, मैं मर सकता हूँ पर अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। जैसे ही चटर्जी अपनी बात पूरी करता है, अगले ही पल अभिमन्यु युग को गुस्से के साथ घूरते हुए बोल पड़ता है, अब तो तुझे यकीन हो गया ना युग कि चटर्जी उस काले साए के साथ नहीं मिला हुआ है, वो हमारे साथ ही है और हमारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अभिमन्यु का युग से इस तरह बात करना चटर्जी को बहुत अजीब लगता है और वो झट से अभिमन्यु से बोल पड़ता है, अभिमन्यु तुझे क्या हो गया है, ये युग से तू कैसे बातें कर रहा है? अभिमन्यु पलट कर कहता है, ऐसे बातें नहीं करूं तो कैसे करूं चटर्जी, तुझे नहीं पता यहाँ पर तेरे आने से पहले क्या बातें हो रही थी। ये सब तेरी वफादारी पर शक कर रहे थे, कह रहे थे कि तू उस काले साए के वश में है, उसके साथ मिला हुआ है। चटर्जी हैरानी के साथ युग को देखते हुए कहता है, क्या? पर युग तू ऐसा कैसे सोच सकता है? मैं भला काले साए का साथ क्यों दूंगा? युग के मन में अभी भी वही बातें चल रही थी जो अभी कुछ देर पहले वर्चस्विनी ने उन सबको बताई थी। युग उन बातों के बारे में सोचते हुए झट से गुस्से के साथ चटर्जी को एकटक देखते हुए बोल पड़ता है, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए चटर्जी। चटर्जी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मकसद? कैसा मकसद युग? युग पलट कर कहता है, अब तेरा मकसद है तो वो तो तू ही जानता है ना, मैं कैसे जानूंगा? चटर्जी हैरानी के साथ युग को ही देखते रहता है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि युग किस बारे में बातें कर रहा था और वो उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। युग चटर्जी की आंखों में देखते हुए कहता है, तू यहाँ मेहंदी पथार किस मकसद से आया चटर्जी? चटर्जी मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है युग, मैं यहाँ पर किस मकसद से आऊंगा? मैं तो यहाँ मेहंदी पथार में अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। युग अच्छे से जानता था कि चटर्जी ऐसी सारी सच्चाई नहीं उगलने वाला था, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए फिर चटर्जी से पूछ पड़ता है, मायोंग से तुम्हारा क्या नाता है चटर्जी? जैसे ही युग ये सवाल चटर्जी से पूछता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। वो युग से अपनी नजरें चुराने लग जाता है, यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। युग फिर अपने सवाल पर अडिग रहते हुए चटर्जी से पूछ पड़ता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ चटर्जी, तुम्हारा मायोंग से क्या नाता है? चटर्जी अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश खड़ा रहता है। युग चटर्जी को घूरते हुए फिर चालाकी के साथ उससे पूछ पड़ता है, मायोंग को शायद तुम भूल गए होगे, पर तुम पंडित शोभांग चटर्जी को तो जानते हो ना, उन्हें तो नहीं भूले? जैसे युग ये बात बोलता है, चटर्जी अपना चेहरा ऊपर करके युग को घूरने लग जाता है। युग फिर बोल पड़ता है, चटर्जी तुम्हारा पंडित शोभांग चटर्जी से क्या नाता है? युग के हाव भाव देखकर चटर्जी जान गया था कि युग को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। चटर्जी युग को एकटक देखते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया? युग गुस्से के साथ कहता है, हाँ चटर्जी, मुझे सब पता चल गया। तुम्हें क्या लगा था चटर्जी कि हमें कुछ पता नहीं चलने वाला? सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तुमने हमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई चटर्जी? कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मायोंग गांव से हो और शोभांग चटर्जी के बेटे हो? चटर्जी खामोश ही खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। युग फिर पूछ पड़ता है, बोलो चटर्जी, चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? यामिनी भी बोल पड़ती है, हाँ चटर्जी बताओ, हम सब जानना चाहते हैं कि ये बातें तुमने हमसे क्यों छुपाई। चटर्जी एक गहरी सांस लेते हुए युग और यामिनी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है,
क्या बताता युग यामिनी मैं तुम सबको? यही कि मेरे पिताजी पंडित के नाम पर पाखंडी थे, एक तंत्र साधक थे जो अपनी लालसा को पूरा करने के लिए काले जादू किया करते थे, नर बलि दिया करते थे। मुझे तो खुद शर्म आती है उन्हें अपना पिता कहने पर। तो मैं तुम्हें उनके बारे में क्या बताता? चैटर्जी का लहजा सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि चैटर्जी को अपने पिता से सख्त नफरत थी। चैटर्जी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, बचपन में हुए उस हादसे के बाद मैं सब कुछ भूलना चाहता था, इसलिए मैंने वो शहर छोड़ दिया था और अपने मामा के घर रहने लग गया था। वहीं पर मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। बचपन में अनजाने में मुझसे जो गलत काम हुए थे उन्हें मैं सुधारना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और पढ़ाई लिखाई करके ये जॉब हासिल की थी ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। सभी लोग बड़े गौर से चैटर्जी की बात सुन रहे थे। उन्हें चैटर्जी की बातों में एक दर्द नजर आ रहा था, वो दर्द जो वो कई सालों से अपने ही अंदर छिपाए हुए था। चैटर्जी आगे कहता है, मैं कभी अपना अतीत याद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम सबको ये बातें कभी नहीं बताई। और तुम लोगों ने भी तो मुझसे कभी मेरे घर वालों के बारे में नहीं पूछा ना, तो मैं खुद से आगे आकर क्या बताता तुम्हें? चैटर्जी अगले ही पल वर्चस्विनी के पास जाता है और उससे बोल पड़ता है, और वर्चस्विनी मैम, आपने भी तो मुझसे कभी इस बारे में नहीं पूछा। अगर आप कभी पूछती तो मैं थोड़ी आपसे कुछ छुपाता, उसी वक्त सब कुछ बता देता आपको। वर्चस्विनी को भी अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। चैटर्जी बिल्कुल सही कह रहा था, उसने कभी चैटर्जी की फैमिली के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा था। वर्चस्विनी शर्मिंदा होते हुए फिर अपना सिर नीचे कर लेती है। युग तुरंत फिर चैटर्जी से पूछ पड़ता है, उस वक्त वर्चस्विनी जी ने तुमसे नहीं पूछा तो क्या हुआ चैटर्जी? पर अब मैं तुमसे पूछता हूँ। युग की ये बात कहते ही चैटर्जी फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अब युग उससे क्या पूछने वाला था। युग चैटर्जी को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, तुम्हारा यहाँ पर और कौन साथी है चैटर्जी? कौन तुम्हारा साथ दे रहा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।